गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, 12th क्लास स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। अब घर बैठे पढ़ाई की चिंता को करने बहुत दूर आ गए हैं अमित चौहान सर, उनके दो कोहिनूर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर आपका चल रहा है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम आपको पढ़ा रहे थे इलेक्ट्रोलाइसिस। आज भी इलेक्ट्रोलिसिस को लेकर ही कुछ बात हम आपसे शेयर करने वाले हैं, कुछ बातें आपको इलेक्ट्रोलिसिस की बताने वाले हैं। प्यारे बच्चों, पहले जानने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या है। प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया जा चुका है इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ आयंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इनटू इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड ऑन पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयंस का इलेक्ट्रोड पे जाके डिपॉजिट हो जाना बाय द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मान लो ये हमारे पास वेसल है और इसमें हमने NaCl लिया हुआ है। अब जैसे ही हम उस पे से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, कैटायन कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाता है, एनायन एनोड पे जाके डिपॉजिट हो जाता है और इस फिनोमिनन को इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। राइट। अब आज का हमारा जो हेडिंग है वो हेडिंग है हमारा लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। और लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में हम पढ़ते हैं लॉज गिवन बाय फैराडे, जिनको कहा जाता है फैराडेज लॉज। प्यारे बच्चों, फैराडेज ने इलेक्ट्रोलिसिस को लेकर दो लॉ दिए, जिसमें पहला लॉ, सबसे पहले चर्चा करते हैं फर्स्ट लॉ की। फर्स्ट लॉ आपको यह बताता है कि किस प्रकार आप अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि आयंस, एनायन हो या कैटायन हो, जो कैथोड और एनोड पर जाकर डिपॉजिट होते हैं, उनके अमाउंट को कैसे आप बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब अगर आप ये चाहते हैं कि एनायन ज़्यादा से ज़्यादा एनोड पे जाके डिपॉजिट हो और कैटायंस ज़्यादा से ज़्यादा कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो, तो उसके अमाउंट को कैसे बढ़ाया जा सकता है। अब उनके अमाउंट को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसको लेकर फैराडे ने दिया पहला लॉ। जानने की कोशिश करते हैं पहला लॉ क्या कहता है। भाई, पहला लॉ ये कहता है इस सेल के अंदर से जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आप पास करेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑन एनी इलेक्ट्रोड उतना ही ज़्यादा जाके डिपॉजिट होगा। मैं रिपीट करता हूं, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आप वेसल से पास करेंगे, सेल से आप पास करेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड उतना ही ज्यादा होगा। इलेक्ट्रिसिटी पास जो आप कर रहे हैं उसका अमाउंट बढ़ा दीजिए। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा पास करेंगे, कैथोड एनोड पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जाके उतना ही ज्यादा डिपॉजिट होगा। बहुत सिंपल सा लॉ, यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन एनी इलेक्ट्रोड is directly proportional to quantity of electricity passed through the cell. क्लियर? चलते हैं इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तरफ, यानी कि W is directly proportional to Q, जहां पर W का मतलब है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, चाहे कैथोड पर चाहे एनोड पर, is directly proportional to quantity of electricity passed, या आप कह सकते हैं क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास थ्रू द सेल। जितना ज्यादा चार्ज पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड्स पर उतना ही ज्यादा जाके डिपॉजिट होगा। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लिए आगे बढ़ते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाते हैं बच्चों, और जैसे ही हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे Z से, मल्टीप्लाई कर देंगे Z से। Z का मतलब होता है वेयर Z is equal to, that is ECE, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये बराबर हो जाएगा W is equal to, Q का मतलब होता है चार्ज, और आप जानते हैं चार्ज का मतलब होता है करंट इंटू टाइम, दैट इज I इंटू टाइम। तो प्यारे बच्चों, यहां पर फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे की पहली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, पहला मैथमेटिकल फॉर्म आपके पास आ जाती है, और पहली मैथमेटिकल फॉर्म है W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू T, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इंटू करंट इन एम्पियर इंटू टाइम इन सेकेंड्स। ये सबसे पहले आपसे कोई कहता है डिफाइन फैराडेज लॉज, तो अपना पहले तो ये लाइन लिख दीजिए और उसके बाद ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे दीजिए, दैट इज W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू T। जानने की कोशिश करते हैं
थोड़ी सी और जानकारी Z के विषय में लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपसे कोई ये कहता है भाई Z को आप डिफाइन करिए, तो Z को आप कैसे डिफाइन करेंगे? Z के आगे जो करंट है और जो आपका टाइम है, इसको आप यूनिटी ले लीजिए। करंट को अगर हम 1 एम्पियर ले लें, टाइम को अगर हम 1 सेकेंड ले लें, तो हम जानते हैं W बराबर हो जाएगा Z के। बस यहां से आप Z को डिफाइन कर दोगे। Z को डिफाइन करोगे, Z मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट में बी डिफाइंड एज W का मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन एनी इलेक्ट्रोड व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट इज पास्ड फॉर 1 सेकेंड। किसी सेल से अगर आप 1 एम्पियर का करंट 1 सेकेंड के लिए पास कर देते हैं, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कैथोड या एनोड पर जाकर डिपॉजिट होता है, वही आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है। तो सबसे पहले आप Z की डेफिनेशन क्लियर करिए, राइट। अब सवाल आता है, अगर आपको Z कैलकुलेट करना पड़ जाए, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट अगर आपको कैलकुलेट करना हो, तो उसके लिए हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट हमने लास्ट में बोला, तो Z का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्विवेलेंट मास ऑफ एनी सब्सटेंस, इक्विवेलेंट मास ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइडेड बाय F का मतलब फेराडेज कांस्टेंट, और फेराडेज कांस्टेंट का मतलब होता है मैथमेटिकली, F का मतलब होता है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसे नियरली बराबर लिया जाता है 96,500 कूलम ऑफ चार्ज। इसका मतलब दिस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 96,500। क्लियर? अब आप जानते हैं इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन n मल्टीप्लाइड बाय 96,500। अब प्यारे बच्चों, n को जानने की कोशिश करते हैं। n का मतलब होता है n फैक्टर, n का मतलब है n फैक्टर, राइट। n का मतलब n फैक्टर, और n फैक्टर का मतलब होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, या फिर आप n को लिख सकते हैं दैट इज वैलेंसी ऑफ द कैटायन या वैलेंसी ऑफ एनायन, कैटायन की वैलेंसी या एनायन की वैलेंसी, या आप इसको कह सकते हैं चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। चलो हम यहां पर इसको नोट कर देते हैं, भाई n का मतलब होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हम आपको कितना बता चुके हैं? अभी तक हम आपको बता चुके हैं, यहां से फॉर्मूला हो गया फर्स्ट लॉ का, W इज इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी। सबसे पहले Z को कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड जब हम सेल से 1 एम्पियर का करंट पास करते हैं फॉर 1 सेकेंड। मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या निकल के आया? इक्विवेलेंट मास अपॉन F, और F का मतलब फेराडेज कांस्टेंट 96,500, राइट। इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला जैसे ही आप ओपन करते हैं, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर, इसकी वैल्यू हमने यहां रख दी, तो Z का मैथमेटिकल फॉर्मूला आपके पास ये हो जाता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय n फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय 96,500। अब अगर मैं Z की ये वाली वैल्यू फर्स्ट लॉ की फॉर्म में रख देता हूं, यहां पर अगर मैं रख देता हूं, तो हमारे पास इसका एक बहुत अच्छा फॉर्मूला बन के आता है, या हमारा ये फॉर्मूला और ज्यादा इफेक्टिव बन जाता है। ये रहा आपके पास वेट, क्लियर है, इज इक्वल टू Z की वैल्यू वहां से रख देंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस मल्टीप्लाइड बाय करंट इनटू टाइम होल डिवाइडेड बाय, Z की वैल्यू रख देते हैं n इंटू 96,500। ये पूरी Z की वैल्यू है, ये Z की वैल्यू आपने यहां रख दी, आपके पास फॉर्मूला बन गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस इंटू करंट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय n का मतलब वैलेंसी ऑफ कैटायन और एनायन, या आप इसे कह सकते हैं चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मल्टीप्लाइड बाय
96,500। ये आपके पास फर्स्ट लॉ की दूसरी फॉर्म आ जाती है, राइट। अब इसी में ही बच्चों अगर हम चाहें हल्का सा मॉडिफिकेशन और कर सकते हैं। आप जानते हैं अगर मोलिकुलर मास को मैं यहां ले आता हूं, नीचे ले आता हूं, वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस, दिस इज इक्वल टू I इंटू टी, मतलब क्यू चार्ज अपॉन N इंटू 96,500, N इंटू 96,500। वेट ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इट्स मोलिकुलर मास, आप जानते हैं इसे कहते हैं N, नंबर ऑफ मोल्स। किसी भी सब्सटेंस के मास को अर्थात वेट को अगर आप मोलिकुलर मास से डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। तो आपके पास एक नया फॉर्मूला यहां से आ जाता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड डिवाइडेड बाय n फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय 96,500 कूलम ऑफ चार्ज। इस प्रकार फैराडेज फर्स्ट लॉ की तीन फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट से फॉर्मूले आपके अब सामने हैं। पहला फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। दूसरा फॉर्मूला आपके पास जब z की वैल्यू आप रख देते हैं m इंटू आई इंटू टी डिवाइडेड बाई n इंटू 96,500। और तीसरा फॉर्मूला आपके पास है मोल्स की फॉर्म में, मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज इक्वल टू Q अपॉन N इंटू 96,500। अब मेरे बच्चों याद रखो, अगर आपको मोल्स ऑफ सब्सटेंस दिए हुए हैं तो आप थर्ड फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आपको वेट ऑफ सब्सटेंस दिया हुआ है या पूछा हुआ है तो आप ये सेकंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ऑलराइट, अब इन तीनों फॉर्मूले में से आपको ये चेक करना है कि न्यूमेरिकल में कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अगर आप इन तीनों फॉर्मूलों को लर्न कर लेते हैं तो आपका फैराडेज लॉ का कोई भी न्यूमेरिकल हो बड़ी चुटकियों से आपसे निकल जाएगा, बड़ी चुटकियों से आपसे निकल जाएगा। बिल्कुल पलक झपकते ही आपका न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। चलो तो करिएगा, जो बोर्ड पे हमने लिखा हुआ है इसे आप एक बार नोट करें, स्क्रीनशॉट लें और मैंने इसको खटैक से रब करके चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। प्यारे बच्चों, अब बारी है न्यूमेरिकल्स पॉइंट की, न्यूमेरिकल्स देखने की फर्स्ट लॉ पे, फैराडेज फर्स्ट लॉ पर। सबसे पहले आप पैकेज अपना निकाल लीजिएगा। पैकेज में ओपन करिएगा एक्सरसाइज 5 गिवन ऑन पेज नंबर 28। फिलहाल हम एक्सरसाइज 5 को सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। लेट अस चेक आउट क्वेश्चन नंबर 1। यहां से आप इसका पहला क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं। ऑलराइट, पहला क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट नंबर ऑफ कूलम्स, या फिर ये सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट है, नंबर ऑफ कूलम्स आपको निकालने हैं। बच्चों एक बात याद रखिए, नंबर ऑफ कूलम्स आपको निकालने हो और इलेक्ट्रिसिटी आपको निकालनी हो, बात एक ही है। नंबर ऑफ कूलम्स आपको निकालने हैं। रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट दैट इज वेट ऑफ सब्सटेंस आपको दे रखा है। रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 6.75 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, ये है राइट। जब एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव रिड्यूस होता है एल्यूमिनियम सॉलिड में, तो पहले वाले क्वेश्चन क्या है, आपको नंबर ऑफ कूलम्स निकालने हैं, नंबर ऑफ कूलम्स निकालने हैं। क्लियर है? इसका मतलब आपको चार्ज निकालना है, चार्ज मतलब इलेक्ट्रिसिटी आपको निकालनी है। ये है, आपको गिवन है वेट ऑफ द सब्सटेंस आपको दे रखा है 6.75 ग्राम। जब इतना सब्सटेंस जाके डिपॉजिट होगा और रिएक्शन है एल्यूमिनियम 3 आयन रिड्यूस हो रहा है एल्यूमिनियम में। प्यारे बच्चों, जब भी क्वेश्चन आए फैराडेज लॉ पर, अगर हो सके तो सबसे पहले आप रिएक्शन लिख दीजिए। एल्यूमिनियम 3 आयन है, ट्राई पॉजिटिव आयन है,
3 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और एल्यूमिनियम सॉलिड बनाएगा, एल्यूमिनियम सॉलिड बनाएगा। इस न्यूमेरिकल को करने के आपके पास 2 तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले मैं पहला तरीका सॉल्व करता हूं, पहले तरीके से इसको सॉल्व करता हूं। ये बैलेंस्ड रिएक्शन ये बताती है कि जब 3 फैराडे या 3 मोल इलेक्ट्रिसिटी, 3 मोल इलेक्ट्रॉन, और 3 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब है दैट इज 3 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जब ये एब्जॉर्ब करेगा तब जाके 1 मोल एल्यूमिनियम का जाके डिपॉजिट होगा, 1 मोल एल्यूमिनियम का जाके डिपॉजिट होगा। इसका मतलब है जैसे ही हम 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो आपका 1 मोल एल्यूमिनियम जाके डिपॉजिट होता है, और 1 मोल का मतलब होता है 27 ग्राम, 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम या 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम जब डिपॉजिट होता है तो उसे 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। यह रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्री कहती है 1 मोल एल्यूमिनियम को डिपॉजिट होने के लिए, और 1 मोल का मतलब उसका मॉलिक्यूलर, उसका एटॉमिक मास कितना, 27 ग्राम। 27 ग्राम एल्यूमिनियम जाके डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोड पे, बशर्ते जब उससे 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं हम सेल से। अब आप जानते हैं अगर 1 ग्राम को डिपॉजिट करना है तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए 3 फैराडे डिवाइडेड बाई 27 ग्राम। आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में आपको गिवन है कि बताइए जब 6.75 ग्राम डिपॉजिट करेंगे तब कितनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, तब कितनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब 1 ग्राम में इतनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, तो आप लिखेंगे 6.75 ग्राम में, 6.75 ग्राम में आपको जरूरत पड़ेगी, आपको जरूरत पड़ेगी 3 फैराडे डिवाइडेड बाई 27 मल्टीप्लाई कर देंगे दैट इज 6.75 से, 6.75 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 फैराडे मतलब 3 इंटू 96 500 होल डिवाइडेड बाई 27, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, यस मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी हम दैट इज 6.75 से, 6.75 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो भी इसका आंसर आता है उसे आप कैलकुलेट कर लेंगे। आंसर आता है 72,375 जब आप इसे सॉल्व करते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि आप पहले रिएक्शन लिख दो उस सब्सटेंस की, उस कैटायन की या उस एनायन की, और आप रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्री से शुरू हो जाओ कि भाई 1 मोल एल्यूमिनियम आयन को डिपॉजिट करने के लिए हमें 3 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, और 3 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 3 फैराडे ऑफ चार्ज की जरूरत पड़ती है या 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। मतलब उल्टा करके लिख दो, 1 मोल में 3 फैराडे की जरूरत, मतलब 27 ग्राम को डिपॉजिट करने के लिए 3 फैराडे की जरूरत। तो अब आप आसानी से निकाल लो भाई 6.75 ग्राम अगर डिपॉजिट करना है तो उसमें कितने की जरूरत पड़ती है, 3 इंटू 96 500 डिवाइडेड बाई 27 मल्टीप्लाइड बाई दैट इज 6.75। दिख रहा है बच्चों आपको, क्लियर है? तो ऐसे आप सॉल्व कर लेंगे। ये इसका पहला तरीका था। इस क्वेश्चन को आप शॉर्टकट तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। शॉर्टकट कैसे? हमारे पास ये 3 फॉर्मूले हैं फर्स्ट लॉ के। अब आपकी मर्जी, इट डिपेंड्स अपॉन यू। आप इन फॉर्मूले से भी इनको सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखो बेटे, नंबर ऑफ कूलम्ब्स मतलब आपको चार्ज निकालना है। क्यों आपको निकालना है? राइट। वेट ऑफ सब्सटेंस आपको दिया हुआ है, वेट ऑफ सब्सटेंस आपको दिया हुआ है। अगर मोल्स निकालने हो या मोल्स गिवन हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, और अगर सब्सटेंस का वेट गिवन हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो आप यूज करेंगे फॉर्मूला नंबर 2। फॉर्मूला नंबर 2 है वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस इंटू I इंटू T डिवाइडेड बाई N इंटू 96 500, राइट। और I इंटू टी करंट इंटू टाइम होता है। क्यों? क्यू का मतलब चार्ज,
Q का मतलब चार्ज, ये रहा चार्ज, राइट। अब वेट ऑफ सब्सटेंस कितना डिपॉजिट करना है? आपको डिपॉजिट करना है 6.75, ये डिपॉजिट करना है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस किसको डिपॉजिट कर रहे हैं? एल्यूमिनियम को। एल्यूमिनियम का मॉलिक्यूलर मास मतलब एटॉमिक मास होता है 27 मल्टीप्लाइड बाई क्यू आपको निकालना है, क्यू आपको निकालना है डिवाइडेड बाई एन फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर या चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्यूमिनियम, सब एक ही बात है। +3 से 0 चेंज है ऑक्सीडेशन स्टेट में, दैट इज 3 का, या वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम है 3, तो यहां पर आप इसे कर देंगे 3, मल्टीप्लाई कर देंगे 96,500 से, और आपका आसानी से क्यों यहां से निकल के आ जाएगा, क्यों यहां से निकल के आ जाएगा, क्यों आसानी से निकल के आ जाएगा। और क्यों की जो वैल्यू यहां से निकल के आती है, ये आती है दैट इज 72,375 कूलम ऑफ चार्ज, इतने कूलम ऑफ चार्ज। आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। दो मेथड है, रिएक्शन बना के सॉल्व कर लो, फिर स्टोइचियोमेट्री से सॉल्व कर लो रिएक्शन की, या फिर आप अगर आपको दोनों फॉर्मूले, तीनों फॉर्मूले अगर अच्छे से लर्न है तो किसी भी फॉर्मूले को आप अप्लाई कर दीजिए। चलो बच्चों, स्क्रीनशॉट लो, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। बच्चों अब सेकंड न्यूमेरिकल पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल एनसीईआरटी एक्सरसाइज का आपका न्यूमेरिकल है। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बड़ा क्लासिकल सा क्वेश्चन होता है और बहुत बार फैराडेज लॉ पे आपका ये न्यूमेरिकल देखने को मिलता है एग्जाम में। न्यूमेरिकल है हाउ मच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन फैराडे इट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम कैल्शियम क्लोराइड। सबसे पहले आपने करना क्या है, सबसे पहले आप कोशिश करें कि आप रिएक्शन लिखिए। भाई आपको कैल्शियम डिपॉजिट करना है बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। अब हम जानते हैं कैल्शियम आयन है, जब वो 2 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करता है तब जाके कैल्शियम का 1 मोल डिपॉजिट होता है, तब जाके कैल्शियम का 1 मोल डिपॉजिट होता है। ऑल राइट, इसका मतलब 1 मोल कैल्शियम को डिपॉजिट करने के लिए, 1 मोल ऑफ कैल्शियम को डिपॉजिट करने के लिए, और 1 मोल का मतलब है कैल्शियम का मास नंबर 40 होता है, मतलब 40 ग्राम। 40 ग्राम कैल्शियम को डिपॉजिट करने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। पहले मेथड से सॉल्व करता हूं, इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स। इसका मतलब जब हम 40 ग्राम को डिपॉजिट करते हैं तो हमें जरूरत पड़ती है 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब 1 ग्राम को डिपॉजिट करेंगे तो आपको जरूरत पड़ेगी 2 फैराडे डिवाइडेड बाय दैट इज 40 ग्राम। बच्चों आपको डिपॉजिट कितना करना है? डिपॉजिट करना है 20 ग्राम। तो 20 ग्राम को अगर आप डिपॉजिट करते हो, 20 ग्राम को अगर आप डिपॉजिट करते हो तो आपको जरूरत पड़ेगी 2 मल्टीप्लाइड बाई फैराडे होल डिवाइडेड बाई, फैराडे इज कांस्टेंट है ये, डिवाइडेड बाई 40 मल्टीप्लाइड बाई 20। इससे इसको कट करेंगे, ये 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आ गया 1 फैराडे। इलेक्ट्रिसिटी अगर फैराडे में बतानी है तो 1 फैराडे, और इलेक्ट्रिसिटी अगर कूलाम में बतानी है तो आप एफ की वैल्यू रख देंगे 1 मल्टीप्लाइड बाई 96,500 मतलब 96,500 कूलाम। ये आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन आप, पहला तरीका तो है आप इस तरीके से इस न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। चलते हैं दूसरा तरीका क्या है इसी न्यूमेरिकल को अडॉप्ट करने का। ले लो स्क्रीनशॉट। दूसरे तरीके में साथ के साथ ही यहीं पर पहले आपने रिएक्शन बनाई बच्चों, इसी न्यूमेरिकल को अब सेकंड तरीके से करते हैं। रिएक्शन बना के करना सीख गए आप। अब दूसरा तरीका क्या है, हमारे पास ये फॉर्मूले हैं, ये चेक करो। फैराडेज लॉ पे जब भी क्वेश्चन आए, इलेक्ट्रोलिसिस पे जब भी क्वेश्चन आए, कौन सा फॉर्मूला लगाना है। आपको वेट ऑफ सब्सटेंस गिवन है, वेट ऑफ सब्सटेंस आपको गिवन है 20 ग्राम। इसका मतलब आपको बेटे वेट ऑफ सब्सटेंस गिवन है
20 ग्राम। n का मतलब चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से 0, यानी कि n आपको पता है 2 होने वाला है इस केस में, राइट। आगे बढ़ते हैं। वेट ऑफ सब्सटेंस दे दिया, n दे दिया। पूछा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मतलब I इंटू टी, मतलब Q आपसे पूछा हुआ है। Q आपसे पूछा हुआ है, Q का मतलब है I इंटू टी आपसे पूछा हुआ है, ये आपसे पूछा हुआ है। चलो भाई, वेट वाला फॉर्मूला लगाओ। ये फॉर्मूला वेट का है, ये फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स का है, तो वेट वाला फॉर्मूला लगा दो। वेट वाले फॉर्मूले में वेट इज इक्वल टू m इंटू आई इंटू टी, राइट बच्चों, डिवाइडेड बाई n इंटू 96,500। आप चाहो तो इस फॉर्मूले को आप थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हो। I इंटू टी, I इंटू टी का मतलब है Q, राइट। इसका मतलब फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो, वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास इंटू Q, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डिवाइडेड बाई n। 96,500 को मैं F भी लिख सकता हूं, मतलब फेराडेज कांस्टेंट। ऐसे बेटे, इस न्यूमेरिकल में आपको Q निकालना है। यू हैव टू कैलकुलेट Q। वेट 20 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास कैल्शियम का 40 ग्राम, Q आपको निकालना है, डिवाइडेड बाई कैल्शियम आयन से जब कैल्शियम जाके डिपॉजिट होगा बनेगा कैल्शियम, तो आपका n फैक्टर 2 होगा, मल्टीप्लाइड बाई F। जब आप इसे सॉल्व करेंगे Q आपका आ जाएगा, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो Q आपका आ जाएगा 1 फेराडे। इलेक्ट्रिसिटी अगर फेराडे में बतानी है तो यहीं छोड़ दो, और अगर आपको कुलाम्स में बतानी है तो 1 इंटू 96,500। आंसर आ गया 1 इंटू 96,500 कूलम ऑफ चार्ज। आपकी इच्छा, आपकी मर्जी, पहले वाले मेथड से करो या डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न कर लो और उसमें वैल्यूज पुट कर दो, आंसर तुरंत आपका निकल जाएगा। एक बात और, इलेक्ट्रिसिटी आप फेराडे में भी बता सकते हैं, 1F की फॉर्म में भी बता सकते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी आप कूलाम की फॉर्म में भी बता सकते हैं। ये यहां पर इंपॉर्टेंट है। चलो तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लो और हम इसको करते हैं रब। लेकिन आप अभी जैसे ही हम बैच ओवर करें, सेकंड पार्ट आप खुद सॉल्व करके देखेंगे। सेकंड पार्ट आपको खुद सॉल्व करना है। बारी है नोट्स में। अब हम आरओ को बंद कर दीजिए। नोट्स में अब हम चलते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 5 न्यूमेरिकल नंबर 2 पेज नंबर 28। एक्सरसाइज 5 पेज नंबर 2, राइट। न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। न्यूमेरिकल है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ क्लोरीन, मतलब वेट ऑफ क्लोरीन, ये आपको निकालना है। हाउ मेनी ग्राम ऑफ क्लोरीन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस कराई गई है बाय पासिंग ए करंट ऑफ 1 एम्पियर। करंट दे रखा है, दैट इज 1 एम्पियर, ऑल राइट। और उसको पास किया गया है फॉर 15 मिनट्स। 15 मिनट्स, और बेटे 15 मिनट्स का मतलब है 15 मल्टीप्लाइड बाई 60, इतने सेकेंड्स। क्वेश्चन है, NCERT का न्यूमेरिकल है, सिंपल है। सबसे पहले अब डायरेक्ट फॉर्मूले लगाते चले जाओ। कैसे? वेट निकालना है। अगर मोल्स ऑफ क्लोरीन निकालने होते थर्ड फॉर्मूला लगाते, वेट ऑफ क्लोरीन निकालना है सेकंड फॉर्मूला लगाओगे, राइट। लेकिन हम ये कहेंगे पहले रिएक्शन जरूर लिखें। पहले रिएक्शन लिखो। वेट ऑफ क्लोरीन निकालना है। जब क्लोरीन की इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो क्लोराइड आयन एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और कन्वर्ट होता है हाफ Cl2 गैस में। कन्वर्ट होता है हाफ Cl2 गैस में। ये इसकी रिएक्शन है। अब बच्चों फॉर्मूला यूज करोगे आप, वेट ऑफ क्लोरीन डिपॉजिटेड इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन मल्टीप्लाइड बाई करंट
मल्टीप्लाइड बाई टाइम होल डिवाइडेड बाई n फैक्टर फॉर क्लोरीन, वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन, बात एक ही है। मल्टीप्लाई कर दो 96,500 से, राइट। इलेक्ट्रिसिटी फेराडे में निकालनी हो तो इसकी जगह एफ रख देना, आंसर फेराडे में आ जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी अगर कूलाम में निकालनी है तो न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर दो। अब बच्चों आपको निकालना है वेट ऑफ क्लोरीन डिपॉजिटेड। आपको बच्चों क्लोरीन का एटॉमिक मास पता है 35.5, करंट आपको दे रखा है एम्पियर में 1, टाइम दे रखा है सेकेंड्स में एंड दैट इज 15 मल्टीप्लाइड बाई 60 होल डिवाइडेड बाई एन फैक्टर क्लोराइड आयन के लिए हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 96,500 कूलम ऑफ चार्ज। ऑल राइट, 96,500 कूलम ऑफ चार्ज। सारी वैल्यूज गिवन है, इसे W लिख लो या WT लिख लो, एक ही बात है। यानी कि वेट ऑफ क्लोरीन डिपॉजिटेड इज सिंपली इक्वल्स टू, जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आ जाता है 0.331 ग्राम। आंसर आ गया 0.331 ग्राम। इस प्रकार आप इसको बड़े अच्छे से, बड़े आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो आपके 3-4 तरह के न्यूमेरिकल्स हमने करा दिए, 3-4 न्यूमेरिकल्स फर्स्ट लो पे करा दिए। चलते हैं एक फाइनल न्यूमेरिकल की तरफ, फर्स्ट लो पे फाइनल न्यूमेरिकल। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब बच्चों बारी है न्यूमेरिकल नंबर 5, एक्सरसाइज 5 में न्यूमेरिकल नंबर 5। फिर से एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, ए सॉल्यूशन ऑफ निकेल नाइट्रेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स यूजिंग ए करंट ऑफ 5 एम्पियर। आई दे रखा है, करंट दे रखा है और करंट आपको दे रखा है 5 एम्पियर। 5 एम्पियर करंट पास किया गया, टाइम दे रखा है आपको 20 मिनट्स के लिए पास किया गया। टाइम इन सेकेंड्स 20 मिनट्स, 20 मिनट्स का मतलब इतने सेकेंड्स। ऑल राइट बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। व्हाट मास ऑफ निकेल विल बी डिपॉजिटेड। मास ऑफ निकेल डिपॉजिटेड, ये आपको निकालना है। वेट ऑफ निकेल डिपॉजिटेड या मास ऑफ निकेल डिपॉजिटेड। और निकेल का मोलिकुलर मास ऑफ निकेल गिवन है, दैट इज 58.7। ऑल राइट, ये आपको गिवन है। तो बच्चों कर लेंगे इसको आसानी से सॉल्व। कैसे? वेट निकालना है निकेल का, ये वाला फॉर्मूला यूज करो। वेट ऑफ निकेल डिपॉजिटेड इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ निकेल 58.7 मल्टीप्लाइड बाई करंट इन एम्पियर 5 मल्टीप्लाइड बाई टाइम इन सेकेंड्स 20 मल्टीप्लाइड बाई 60 होल डिवाइडेड बाई एन। निकेल डिपॉजिट हो रहा है, निकेल +2 कन्वर्ट हो रहा है निकेल में, तो एन फैक्टर इसका 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है या 2 का चेंज है ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो एन हो जाएगा 2, या कह दो निकेल की वैलेंसी 2 है, मल्टीप्लाइड बाई 96 × 500। तो इस न्यूमेरिकल में आप देखो एनसीईआरटी के जितने भी न्यूमेरिकल हैं, अगर आपको फॉर्मूला लर्न है तो डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। हमने इतने अच्छे से फॉर्मूला डेराइव कर दिया, ऐसा फॉर्मूला डेराइव कर दिया कि न्यूमेरिकल आपका बस वैल्यू पुट करने के लिए ही रह जाता है। किसी भी टाइप का फैराडेज लॉ पे न्यूमेरिकल हो, वैल्यू पुट करो, राइट। यहां पर आप अब जैसे ही इसका आंसर निकालते हैं और आंसर आ जाता है दैट इज 1.82 ग्राम। इसे सॉल्व करोगे आंसर आएगा 1.82 ग्राम। अब अगर हम चाहें तो इस न्यूमेरिकल में हल्का सा मॉडिफिकेशन करते हैं, राइट। अब मान लो इस न्यूमेरिकल में वेट ऑफ निकेल डिपॉजिटेड ना करके, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया। अब मैं इस न्यूमेरिकल को हल्का सा चेंज करता हूं, मैं कहता हूं भाई वेट ऑफ निकेल डिपॉजिटेड ना लिख के क्वेश्चन आ जाए मोल्स ऑफ निकेल बताओ कितने डिपॉजिट होंगे। मोल्स ऑफ निकेल डिपॉजिटेड बताओ,
तो बस उस केस में फॉर्मूला नंबर 2 ना लगा के फॉर्मूला नंबर 3 लगाएंगे। थर्ड फॉर्मूला ये है n इज इक्वल टू Q अपॉन n इंटू 96,500। n का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ निकल डिपॉजिटेड, Q का मतलब आप लोग जानते हैं क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज। Q को आप लिख लेंगे क्योंकि करंट और T दे रखा है, तो आप Q को लिख लेंगे I इंटू टी होल डिवाइडेड बाई n इंटू 96,500। अब आपने करंट की वैल्यू रख देनी है। करंट की वैल्यू है 5, टाइम हो जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाई 60 बच्चों, होल डिवाइडेड बाई n फैक्टर आपका हो जाएगा दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 96,500। इस प्रकार यहां से आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ निकल डिपॉजिटेड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ निकल डिपॉजिटेड, ये आपके नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो इस प्रकार फर्स्ट लॉ की 3 फॉर्म्स और उनके न्यूमेरिकल्स आपको हमने अभी तक कवर अप करा दिए। प्यारे बच्चों, इसे नोट डाउन करो। अब हम चलते हैं फैराडेज के सेकेंड लॉ की तरफ। लीजिए स्क्रीनशॉट। सो बच्चों, अब चलते हैं सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे की तरफ। फैराडेज सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इलेक्ट्रोड्स पर उतना ही ज्यादा डिपॉजिट होता है जितनी ज्यादा आप सेल से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। यह बताया फर्स्ट लॉ ने। सेकेंड लॉ ये कहता है, ध्यान से सुनिए, सेकेंड लॉ ये कहता है अगर एक से ज्यादा सेल्स को आप सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, और आप जानते हैं अगर आप सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो सबसे सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या सेम अमाउंट ऑफ करंट सबसे पास होगा। इसका मतलब जब सेम अमाउंट ऑफ करंट या इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड ओवर वेरियस सेल्स, देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन ईच इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ द सब्सटेंस। यह कहता है सेकेंड लॉ। मतलब इसका हिंदी में और अच्छे से मीनिंग समझते हैं। अब अगर हम वेरियस सेल से सेम अमाउंट ऑफ करंट अगर पास कर देते हैं तो सेकेंड लॉ हमें यह कहता है, यह बताता है कि किस इलेक्ट्रोड पे कितना ज्यादा सब्सटेंस जाके डिपॉजिट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे पहला सेल है, मान लो उसमें सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, दूसरा सेल है मान लो उसमें जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, और मान लो तीसरा सेल है उसमें हमारे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। अब जैसे ही आप इससे करंट पास करेंगे, यहां पर कैथोड पे सिल्वर जाके डिपॉजिट होगा, यहां पर जिंक जाके डिपॉजिट होगा, और इस इलेक्ट्रोड पे कॉपर जाके डिपॉजिट होगा। हर एक की कैथोड पर केटायन जाके डिपॉजिट होगा। पहले वाले सेल में सिल्वर केटायन जाके डिपॉजिट होगा सिल्वर इलेक्ट्रोड पर, दूसरे वाले सेल में इलेक्ट्रोड पर कैथोड पर जिंक जाके डिपॉजिट होगा, और तीसरे वाले सेल में आपका जाके डिपॉजिट होगा कॉपर। सेकेंड लॉ ये कहता है जिसका जितना ज्यादा इक्विवेलेंट मास है वो उतना ज्यादा जाके डिपॉजिट होगा। रिलेटिव कंपैरिजन देता है, मोर इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ द सब्सटेंस मोर विल बी इट्स डिपोजिशन। वो इलेक्ट्रोड पर उतना ही ज्यादा जाकर डिपॉजिट होता है। मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट इज इक्विवेलेंट मास ऑफ द सब्सटेंस। अब इसका हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डेराइव करते हैं। मान लो फर्स्ट सेल के लिए अमाउंट जाके डिपॉजिट हुआ। फर्स्ट सेल है मेरे पास सिल्वर का, वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर, राइट बच्चों? यह कहता है सेकेंड लॉ। अब इसी को अप्लाई करते हैं दूसरे सेल के लिए, यानी कि वेट ऑफ जिंक डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक, राइट? अब हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। जब डिवाइड कर देंगे तो कांस्टेंट से कांस्टेंट कट जाएगा
और फॉर्मूला आपके पास आएगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाया, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि सेम करंट पास हो रहा है सभी सेल से कांस्टेंट कट जाएगा, और फॉर्मूला आपके पास बनेगा, फॉर्मूला दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड अपॉन वेट ऑफ जिंक डिपॉजिटेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक। हमने रेशो ले लिया दो अलग अलग सब्सटेंस के लिए वैल्यूज पुट करके। क्लियर है? पहले हमने सिल्वर के लिए अप्लाई किया, फिर हमने जिंक के लिए अप्लाई किया, और उसके बाद हमने इनका रेशो ले लिया। तो हमारे पास सेकंड लॉ का एक एक्सप्रेशन बन गया, वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड टू द वेट ऑफ जिंक डिपॉजिटेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक। इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला हम ओपन कर देते हैं, इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला ओपन करते हैं, और फॉर्मूला है आपके पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय n फैक्टर फॉर सिल्वर होल डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक का फॉर्मूला हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ जिंक होल डिवाइडेड बाय n फैक्टर फॉर जिंक, राइट। अब इसे हम ऊपर ले जाएंगे पलट के। जैसे ही आप इसको ऊपर ले जाते हो, ये फॉर्मूला आपके पास बन जाता है n फैक्टर फॉर जिंक डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ जिंक, एटॉमिक मास, राइट, एटॉमिक मास ऑफ जिंक। ये बच्चों आपके पास एक्सप्रेशन बन गया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया सेकेंड लॉ के लिए, सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडेज लॉस। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है सेकेंड लॉ का। अब अगर दो सेल आप सिल्वर और जिंक का ले रहे हो तो ये एक्सप्रेशन हो गया, और मान लो कोई भी दो सेल अगर आप सीरीज में कनेक्ट कर रहे हो, कोई भी दो सेल, तो उसके लिए जनरल फॉर्मूला हो जाएगा वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन वन सेल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इन द सेकेंड सेल इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ फर्स्ट सब्सटेंस डिपॉजिटेड इन फर्स्ट सेल डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड इन सेकेंड सेल। तो सेकेंड लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये बन गया, राइट। ये एक जनरल हो गया। अब मान लो फर्स्ट और सेकेंड सेल आपके सिल्वर नाइट्रेट के हैं और जिंक सल्फेट के हैं, तो ये फॉर्मूला हो गया, राइट। अब करते हैं सेकेंड लॉ पे एक अच्छा सा न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार है। 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। जब एक से अधिक सेल को सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाएगा तो सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का न्यूमेरिकल है, राइट। अ स्टेडी करंट ऑफ 1.5 एम्पियर वाज पास्ड। तीनों में से 1.5 एम्पियर का करंट पास कर दिया गया, ऑल राइट। कब तक पास किया गया? जब तक 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर वॉज डिपॉजिटेड। वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इज इक्वल टू 1.45 ग्राम, राइट। जब तक सिल्वर का 1.45 ग्राम डिपॉजिट ना हो जाए। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कैलकुलेट द वेट ऑफ जिंक एंड वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड। क्लियर है? सेकेंड सेल में बताओ वेट ऑफ जिंक कितना डिपॉजिट होगा और कॉपर का कितना डिपॉजिट होगा। भाई जब भी सेल सीरीज में कनेक्ट कर दी जाए, सीधा सेकेंड लॉ आप लगा दीजिए। पहले आप सिल्वर और जिंक का रेशो ले लीजिए, अगली बार आप सिल्वर और कॉपर का रेशो ले लेना। वैल्यूज पुट करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में आपको वेट ऑफ सिल्वर बेटे गिवन है, कितना गिवन है? 1.45, ये आपको गिवन है, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ जिंक, ये आपको इसमें निकालना है, दिस इज इक्वल टू बच्चों
एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर, एटॉमिक मास सिल्वर का हर क्वेश्चन में गिवन होता है, यहां हमने दिया नहीं, हमेशा गिवन होगा, ऑलवेज रिमेंबर दैट। ये आपके पास हो जाएगा 107.8 और इसको हम ले सकते हैं दैट इज 108, इसको हम इतना ले लेंगे डिवाइडेड बाई एन फैक्टर ऑफ सिल्वर। एन फैक्टर का मतलब वैलेंसी ऑफ सिल्वर, फॉर्मूला से देख के Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, वैलेंसी हो जाएगी सिल्वर की 1, यानी कि डिवाइडेड बाई 1, मल्टीप्लाई कर देंगे। एन फैक्टर फॉर जिंक, जिंक की वैलेंसी 2 होती है, जिंक पे चार्ज 2 होता है, मल्टीप्लाइड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास ऑफ जिंक, जिंक का एटॉमिक मास 65 होता है, राइट। प्यारे बच्चों, यहां पर सारी चीजें नोन हैं, सारी चीजें नोन हैं, आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, सारी चीजें नोन हैं। अब आप यहां से भाई क्या हो गया ये, अब यहां पर आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे वेट ऑफ जिंक। दिस इंप्लाइज वेट ऑफ जिंक, वेट ऑफ जिंक इज इक्वल टू, आप सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 0.44 ग्राम, 0.44 ग्राम। ऑल राइट बच्चों, आंसर आ गया 0.44 ग्राम। इस प्रकार आपने पहला पार्ट सॉल्व कर लिया। लो स्क्रीनशॉट, चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। अब बच्चों आपसे अगर सेकंड पार्ट वेट ऑफ कॉपर निकालना है तो अगली बार यहां पर आपने वेट ऑफ सिल्वर टू जिंक रेशो लिया है, अगली बार सिल्वर और कॉपर का रेशो ले लीजिए। चलिए उसे भी करते हैं सॉल्व, क्लियर, सॉल्व करते हैं। यहां पर आपने सिल्वर और जिंक का रेशो लिया है, इस बार हम सिल्वर और कॉपर का रेशो ले लेंगे। यहां इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक की जगह इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर आ जाएगा। फॉर्मूला ओपन करेंगे, जहां पर जिंक है वहां पर कॉपर कर देंगे, एन फैक्टर फॉर कॉपर, एटॉमिक मास ऑफ कॉपर। बस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। वेट ऑफ सिल्वर बच्चों 1.45 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कॉपर आपको निकालना है डिपॉजिटेड, एंड दिस इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर, अभी आपने लिया 108 डिवाइडेड बाय सिल्वर का एन फैक्टर 1। फॉर्मूले से ही आप एन फैक्टर निकाल लेना, सिल्वर पे पॉजिटिव 1 चार्ज है, वैलेंसी ऑफ सिल्वर एन फैक्टर फॉर सिल्वर 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय दैट इज एन फैक्टर फॉर कॉपर, कॉपर सल्फेट +2 चार्ज होता है, एन फैक्टर 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कॉपर दैट इज 63.5, राइट। ये हो गया। अब यहां से आप वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड निकाल लेंगे और वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड आंसर आ जाएगा 0.43 ग्राम, 0.43 ग्राम, राइट। इस प्रकार आप सेकंड लॉ पर भी बड़े आसानी से हंसते खेलते हुए न्यूमेरिकल कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लें और इसी न्यूमेरिकल को अभी मैं जस्ट आगे बढ़ाता हूं। अब इसी वाले क्वेश्चन को हल्का सा एक्सटेंड कर देते हैं, और हल्का सा एक्सटेंड ये कर देते हैं, हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो। आपको ये बताना है करंट कितने समय तक फ्लो हुआ, यानी कि इसको हल्का सा एक्सटेंड कर दिया। वेट ऑफ जिंक आपने निकाल लिया, वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड आपने निकाल लिया, अब आपको टाइम और निकालना है। यू हैव टू कैलकुलेट टाइम। बच्चों सेकंड लॉ की स्टेटमेंट ये है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये है, इसमें कहीं भी टाइम का कोई जिक्र नहीं है। टाइम का जिक्र था जब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमने फर्स्ट लॉ के लिए डेराइव किया था, राइट। वहां पर किसी भी फॉर्मूले से टाइम आप निकाल सकते हो, राइट। जहां तक टाइम की और करंट की बात है, क्योंकि सेल सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो सबसे करंट भी सेम पास हो रहा है और सबसे इक्वल टाइम के लिए भी करंट पास हो रहा है। जितने समय इस सेल से करंट पास होगा उतने ही समय सेकंड सेल से, और उतने ही समय उतना ही टाइम थर्ड सेल से। तो किसी भी एक सेल को आप कंसीडर करें और उससे आप टाइम निकाल लें कि कितने समय तक उससे करंट फ्लो हुआ। यहां पर करंट दे रखा है 1.5 एम्पियर, वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड दे रखा है 1.45, यानी कि वेट वाला फॉर्मूला लगाओगे, वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड, वेट वाला फॉर्मूला लगा दो, मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर
मल्टीप्लाइड बाई करंट दे रखा है, करंट दे रखा है तो I इंटू टी, चार्ज दे रखा होता तो केवल क्यों लिख देते, यहां पर आप लिखोगे 1.5, क्लियर है, मल्टीप्लाइड बाई टाइम आपको निकालना है, क्लियर। अब बस दोनों को मिक्स कर दो, I होल डिवाइडेड बाई n इंटू 96,500, राइट बच्चों, ये रहा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पर हमने करना है वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड, क्वेश्चन में गिवन है 1.45 ग्राम, मॉलिक एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर 108 मल्टीप्लाइड बाई करंट, करंट कितना है 1.5 एम्पियर, टाइम इन सेकेंड्स आपको निकालना है, डिवाइडेड बाय एन फैक्टर यहां पर हो जाएगा 1 सिल्वर के लिए, मल्टीप्लाई कर देंगे 96,500 से, आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया दैट इज 96,500 से, यहां से आप टाइम निकाल लेंगे और टाइम आपका निकल के आएगा 863.2 सेकेंड्स, ये आपका यहां से टाइम निकल के आता है, सॉरी दिस इज 865.2 सेकेंड्स आपका टाइम निकल के आता है। इस प्रकार लास्ट वाले न्यूमेरिकल में एक बार हमने सेकेंड लॉ लगाया और एक बार हमने फर्स्ट लॉ लगाया। प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में आपको हमने लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ाए, फर्स्ट लॉ के 3 मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको पढ़ाए और सेकेंड लॉ का एक ही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको पढ़ाया। आशा करता हूं हर एक फॉर्मूला आपके अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसको कॉपी में रिकॉर्ड करें, एक बार रिवाइज करें और एक्सरसाइज 5 जो नोट्स में है उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। बहुत बहुत धन्यवाद।